Hello dear students, today we are going to start the discussion about the plant physiology. It is very important topic and very conceptual topic also. In this unit, firstly we will start about the photosynthesis in higher plants. आपने अपनी लोअर क्लासेस में ये वाले रिएक्शन कई बार देखे होंगे कि 6CO2 plus 12H2O in the presence of sunlight and chlorophyll gives out glucose, oxygen and water molecule. आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ग्रीन प्लांट सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में अपना फूड मैन्युफैक्चर करते हैं एंड फूड इज व्हाट? ग्लूकोज. अगर मैं फूड की बात करता हूं दैट इज ग्लूकोज, ये जो मैंने लिखा है C6H12O6, इट इज ग्लूकोज. ये प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं. इसमें आप देखिए ये जो कार्बन है, कार्बन का सोर्स एटमॉस्फेयर है, CO2 के फॉर्म में प्लांट लेते हैं. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को वाटर के फॉर्म में लेते हैं, सोर्स इसका वाटर है, और बनाते क्या है? ग्लूकोज. एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग को और याद कर लेनी यहां पर है कि ग्लूकोज के फॉर्म में फूड बनाते हैं प्लांट, ट्रांसपोर्ट फ्रक्टोज के फॉर्म में करते हैं और स्टोर स्टार्च के फॉर्म में करते हैं. दोबारा सुनिए, मैंने क्या कहा कि ग्रीन प्लांट सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रॉ मटेरियल को यूज करके ग्लूकोज बनाते हैं, ऑक्सीजन इवॉल्व करते हैं, वाटर एलिमिनेट करते हैं. और दूसरी बात मैंने आपको ये बताई कि ग्लूकोज के फॉर्म में मैन्युफैक्चर किया जाता है फूड, ट्रांसपोर्ट फ्रक्टोज के फॉर्म में किया जाता है और स्टोर स्टार्च के फॉर्म में किया जाता है. ये पॉइंट आप लोग समझ लीजिएगा. अब आइए स्टार्ट करते हैं. देखिए, फोटोसिंथेसिस एक लेंदी प्रोसेस है जिसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक लाइट फेज और दूसरा डार्क फेज. नाम से कंफर्म हो रहा होगा कि ये फोटोसिंथेसिस का वो पार्ट जो लाइट डिपेंडेंट है वो लाइट फेज है और जो लाइट इंडिपेंडेंट है वो डार्क फेज है. इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि डार्क फेज का मतलब ये रात में हो रही है या फिर अंधेरे में हो रही है, बिल्कुल भी नहीं. लाइट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस इज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, whereas dark phase is not directly light dependent, but although it is dependent on light indirectly. अब कैसे है समझते हैं इसको. लाइट फेज में क्या होता है? प्लांट सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करके इससे रिड्यूसिंग पावर बनाते हैं. अब ये क्या चीज है भाई? रिड्यूसिंग पावर. नाम से क्लियर हो रहा है कि किसी चीज को रिड्यूस करने के लिए जो केमिकल एनर्जी, बायोकेमिकल एनर्जी हो, उसी को तो हम बोलेंगे रिड्यूसिंग पावर. तो फोटोसिंथेसिस की लाइट फेज में प्लांट कौन से रिड्यूसिंग पावर को बनाते हैं? सबसे पहला एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट और दूसरा है NADPH+H+. ये है रिड्यूसिंग पावर. निकोटिनामाइड, एडेनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये दोनों वर्क करते हैं रिड्यूसिंग पावर की तरीके से और इनको बनाया कहाँ जाता है? लाइट फेज में. और बिना लाइट के ये रिड्यूसिंग पावर फॉर्म नहीं हो सकते. फिर इनका क्या काम है? आप इस रिएक्शन में देखिए, आप CO2 को कंसिडर करिए और ग्लूकोज को कंसिडर करिए. मैं यहां पर लिख देता हूं CO2 गिव्स आउट ग्लूकोज. आप यहां पर देखेंगे तो कार्बन नंबर की ऑक्सीडेशन नंबर की बात अगर हम करें तो यहां पर रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है. चाहे ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन हो, किसी भी प्रोसेस को फैसिलिटेट कराने के लिए किसी न किसी पावर की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है.
और अगर ये रिएक्शन रिडक्शन है तो इस रिडक्शन के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी परफॉर्म कराने के लिए वो एक्चुअली कौन है, दिस वन। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे इसको हम लोग कि फोटोसिंथेसिस के लाइट फेज में रिड्यूसिंग पावर यानी ATP और NADPH+H+ बनाया जाता है, और विद द हेल्प ऑफ दीज रिड्यूसिंग पावर डार्क फेज में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में रिड्यूस कराया जाता है। ये बेसिक कैटेगरी है क्लासिफिकेशन फोटोसिंथेसिस का, इस बेसिस पर कि कौन लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है और कौन लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। गॉट इट? यहां तक आई थिंक आप लोगों को बात अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। मैंने क्या बताया आपको कि फोटोसिंथेसिस को दो फेज में पढ़ेंगे, लाइट फेज और डार्क फेज। लाइट फेज में प्लांट रिड्यूसिंग पावर को बनाते हैं, दैट इज ATP एंड NADPH+H+। इसी रिड्यूसिंग पावर को यूज करके डार्क फेज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्सेट किया जाता है ग्लूकोज के फॉर्म में। यानी इस रिडक्शन प्रोसेस के लिए जो एनर्जी लग रही थी वो कहां से हमें मिली, लाइट फेज से मिली। ये जनरल आइडिया है। इसी आइडिया के ऊपर हम 0 से 100 लेवल तक पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस को एकदम ट्रांसपेरेंट। ओके, आइए कुछ बातें कर लेते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। एनसीईआरटी में बहुत सारे नाम दिए हुए हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट हैं एक्सपेरिमेंट में उनकी बातें करूंगा आप लोगों से। पहला नाम आता है वॉन हेलमोंट का। इन्होंने सबसे पहले बताया कि फूड कम्स फ्रॉम वाटर नॉट फ्रॉम सॉइल। इन्होंने बताया कि जो प्लांट फूड बना रहे होते हैं ना, वो सॉइल से नहीं आता, वो एक्चुअली वाटर से आता है। ये एक आइडिया था उनका शुरुआती दौर का। अब इन्होंने कैसे प्रूव किया इसको, आइए समझ लेते हैं। इन्होंने एक पॉटेड प्लांट लिया, इसका एक्सप्लेनेशन मैं यहां कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। वॉन हेलमोंट ने बताया सबसे पहले कि जो फूड बन रहा होता है प्लांट्स के अंदर वो सॉइल से नहीं आता, वाटर से आता है। इसको कैसे प्रूव किया उन्होंने, एक पॉटेड प्लांट लिया, ये एक गमला है, इसमें इन्होंने कोई प्लांट इस तरह से लगाया होगा, फिर प्लांट और अच्छा यहां पर क्या है, ये सॉइल है। ओके, ये फिर उन्होंने क्या किया, सेपरेटली प्लांट और सॉइल का वेट ले लिया। मान लीजिए वेट ऑफ प्लांट इनिशियली, शुरुआती दौर में इस प्लांट का वेट किया उन्होंने, मान लिया इन्होंने 20 ग्राम था। इट इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। ओके, फिर उन्होंने इस सॉइल का वेट लिया जो इस गमले के अंदर है। वेट ऑफ सॉइल इनिशियली उन्होंने माना, मान लीजिए 80 ग्राम। ओके, अब इन्होंने इस प्लांट को इस सॉइल के अंदर प्लांट कर दिया, लगा दिया। आफ्टर फ्यू टाइम्स, फ्यू मंथ्स या फ्यू ईयर्स उन्होंने देखा कि वेट ऑफ प्लांट फ्यू ईयर्स के बाद 110 ग्राम हो गया, जबकि वेट ऑफ सॉइल आफ्टर फ्यू ईयर्स वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस नहीं हुआ, 78 ग्राम रह गया। इससे उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि इस दौरान प्लांट का वेट बढ़ा बहुत तेजी से, देखिए 20 to 110 ग्राम। ओके, लेकिन सॉइल का वेट 80 था, 78 ग्राम रह गया। मीन्स व्हाट, अगर सॉइल ने फूड दिया होता, केवल सॉइल ने ही इस प्लांट को डेवलप करने के लिए, तो सॉइल का भी वेट काफ़ी कम हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक आइडिया उन्होंने दिया कि भैया अगर सॉइल से ही फूड आता तो सॉइल धीरे धीरे रिड्यूस हो जाती कुछ सालों में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। प्लांट का वेट बढ़ता गया, बायोमास बढ़ता गया, बट सॉइल का कोई खास रिडक्शन नहीं हुआ, रिड्यूस नहीं हुआ, निग्लिजिबल लॉस था वेट में। तो एक आइडिया यहाँ से इन्होंने दिया
कि फूड कम्स फ्रॉम वाटर नॉट फ्रॉम सॉइल। आइए अब हम एक और एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे। इंगलमैन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने एक ग्रीन एल्गी पर एक्सपेरिमेंट किया था और उस ग्रीन एल्गी का नाम था क्लैडोफोरा। क्लैडोफोरा पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और ये बताया कि ब्लू लाइट एंड रेड लाइट, ब्लू लाइट एंड रेड लाइट में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होती है। क्या बताया उन्होंने? इंगलमैन का जो एक्सपेरिमेंट था ग्रीन एल्गी दैट इज क्लैडोफोरा पर, उन्होंने उससे ये कंक्लूजन निकाला कि ब्लू लाइट और रेड लाइट में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होता है। तो एक सेटअप मैं यहाँ पर बनाता हूँ आपको समझाने के लिए कि एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ होगा। और ये ग्रीन एल्गी जो है ये एक्वेटिक एल्गी है, एक्वेटिक है, पानी में रहने वाली एल्गी है। तो एक ऐसे ग्लास का जार रहा होगा, यहाँ पर एक्वेटिक मीडियम है, यहाँ पर मान लीजिए ये क्लैडोफोरा है, इसको मान लेते हैं ये क्लैडोफोरा एल्गी है। ओके, बहुत सारे हैं ऐसे ऐसे। अब यहाँ प्रिज्म के थ्रू व्हाइट लाइट को डाला गया होगा तो अपने विजिबल स्पेक्ट्रम में स्प्लिट हो गई होगी, आपने फिजिक्स में पढ़ा है। विबग्योर में स्प्लिट हो गई होगी लाइट। ये अगर हम प्रिज्म के थ्रू किसी लाइट को, व्हाइट लाइट को गुजारते हैं तो वो अपने विजिबल स्पेक्ट्रम में स्प्लिट हो जाती है। अब ये सेटअप ऐसा रहा होगा, मैंने क्या कहा, एक जार में बहुत सारे क्लैडोफोरा रखे हुए हैं एक्वेटिक मीडियम में, उस जार के ऊपर प्रिज्म के थ्रू ये विजिबल स्पेक्ट्रम डाला गया। अच्छा, अब इस लाइट को यूटिलाइज किया होगा इन क्लैडोफोरा ने, इन क्लैडोफोरा ने इस लाइट को यूटिलाइज किया होगा और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म की होगी, क्योंकि आपको पता है ग्रीन एल्गी या एल्गी है वो फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो इन सभी लाइट्स को सेपरेटली एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस इन क्लैडोफोरा एल्गी ने किया होगा। और आपने देखा कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑक्सीजन इवॉल्व होता है। गॉट इट? तो ये देखा गया इस एक्सपेरिमेंट में कि जो ब्लू रीजन है और रेड रीजन है, यहां पर एयर बबल्स बहुत ज्यादा दिखे, एयर बबल्स बहुत ज्यादा दिखे। और ये एयर बबल्स एक्चुअली थे क्या? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल थे। हालांकि यहां भी एयर बबल्स हुए होंगे, इंफ्रारेड में, ग्रीन में, येलो में, ऑरेंज में, हर जगह पर फोटोसिंथेसिस हुई होगी, लेकिन मैक्सिमम ऑक्सीजन का इवोल्यूशन कहां पर नजर आया, बबल्स कहां नजर आए? रेड और ब्लू लाइट के रीजन में। इस रीजन में सबसे ज्यादा बबल्स नजर आए। ओके, तो इसका मतलब अगर ज्यादा बबल्स हैं तो ज्यादा ऑक्सीजन यहां पर निकली होगी, और ज्यादा ऑक्सीजन कब निकली होगी? जब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा हुआ होगा। तो कंक्लूजन यहां पर क्या निकलता है कि ब्लू एंड रेड लाइट में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होती है। ये कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स थे, हालांकि बहुत सारे हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है मैंने डिस्कस कर दिए। बाद में रॉबर्ट हिल ने बताया कि हिल रिएक्शन बाद में आप पढ़ोगे इसमें, कि प्लांट को सनलाइट बहुत इसेंशियल होता है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस रिड्यूसिंग पावर। बहुत सारी चीज़ें हैं, हम एक एक करके पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं अब साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैं स्क्रीन रब कर देता हूँ। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए दिस इज एन ग्रीन लीफ, दिस इज एन ग्रीन लीफ, और अगर हम इस लीफ का इतना पार्ट का सेक्शन करते हैं या इस लीफ का एक ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं, माइक्रोस्कोपिक व्यू देखते हैं, हमें कुछ ऐसा नजर आएगा कि ये लीफ की अपर एपिडर्मिस हो गई, ये लोअर एपिडर्मिस हो गई,
लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं जो ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। चलिए इसको समझते हैं। मैंने क्या कहा, इस लीफ का हमने एक सेक्शन व्यू लिया, माइक्रोस्कोपिक व्यू लिया, तो हमें ये ऊपर वाला हिस्सा क्या नजर आएगा, दिस इज द अपर एपिडर्मिस, और ये नीचे वाला हिस्सा ये वाला, ये क्या है, लोअर एपिडर्मिस। गॉट इट। अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस की बात करते हैं। अपर एपिडर्मिस के जस्ट नीचे कुछ इस तरीके से अरेंज्ड सेल्स प्रेजेंट होंगी, लाइक दिस, इस तरह से अरेंज्ड सेल्स प्रेजेंट होंगी, और इन सेल्स को हमने कहा these cells are palisade parenchyma. Just beneath the epidermis, the cells are present known as palisade parenchyma. इनके नीचे कुछ इस तरह की सेलुलर अरेंजमेंट होती हैं जिसमें एयर स्पेस नजर आ रहे होते हैं इस तरीके से, और इन सेल्स को हम बोलते हैं स्पंजी पैरेन्काइमा। क्या बोलते हैं, स्पंजी पैरेन्काइमा। और इन दोनों टिश्यूज को हम बोलते हैं मीजोफिल सेल्स। क्या बोलते हैं इनको, मीजोफिल सेल्स। मीजो का मतलब बिटवीन, फिल्स वर्ड होता है लीफ से रिलेटेड, यानी लीफ के बीच में प्रेजेंट जो सेलुलर जो टिश्यूज होते हैं उनको हम मीजोफिल सेल्स बोलते हैं। चलिए हम एक मीजोफिल सेल को यहां से निकालते हैं, दिस वन। हमने एक मीजोफिल सेल को निकाला, सपोज करिए दिस इज एन मीजोफिल सेल, यहां पर मैं लिख देता हूं। एक्चुअली मुझे ये आपको समझाना है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस एक्चुअल में होती कहां पर है। सबने सुन रखा है कि फोटोसिंथेसिस इज द पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ग्रीन प्लांट एंड एल्गी, बट एक्चुअली होती कहां है वो हमें समझना है। हमने लीफ लिया, लीफ का सेक्शन लिया, लीफ के टिश्यूज को देखे, उसमें से किसी एक टिश्यू यानी मीजोफिल सेल के किसी टिश्यू को वहां से इनलार्ज किया। तो आपको पता है मीजोफिल सेल एक प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल है तो इसमें एक बड़ी सी वैक्यूल जरूर पाई जाएगी, वैक्यूल पाई जाएगी। इसका ये न्यूक्लियस होगा, ये न्यूक्लियस है, ये बड़ी सी वैक्यूल है, ठीक है। इसके पास एक और सेल ऑर्गेनेल पाया जाएगा, और इसी सेल ऑर्गेनेल को हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ओके, ये आपको स्टेप वाइज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन समझ में आ रहा है। हमने लीफ का सेक्शन किया, लीफ में से एक मीजोफिल सेल को उठाया, एक मीजोफिल सेल को इनलार्ज किया, उसमें हमें एक बड़ी सी वैक्यूल, इसका न्यूक्लियस, इसका साइटोप्लाज्म, इसका वैक्यूलर शेप, और ये क्लोरोप्लास्ट दिखा। अब हम एक क्लोरोप्लास्ट को यहां से इनलार्ज करेंगे। ओके, अगर हम एक क्लोरोप्लास्ट को इनलार्ज करते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट जो आपको यहां पर बना हुआ है, इसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये डबल मेम्ब्रेन्ड स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट। और ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, फास्फोलिपिड का बना होगा ये मेम्ब्रेन। इसके अंदर कुछ जेली लाइक सब्सटेंस भरे होते हैं, मैं इसको ऐसे हल्का सा शेडेड बना देता हूँ। ये जेली लाइक सब्सटेंस होते हैं, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। इन क्लोरोप्लास्ट अ जेली लाइक सब्सटेंस इज फील्ड नोन एज स्ट्रोमा। इसी जेली लाइक सब्सटेंस में सम कॉइन लाइक स्ट्रक्चर आर एम्बेडेड। इस कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं थैलाक्वाइड। और बहुत सारे थैलाक्वाइड आपस में ओवर टू ओवर स्टैक टुगेदर हो जाते हैं इस तरीके से। यहां पर ये जो रिप्रेजेंटेशन आपको हो रहा है, ये बहुत सारे थैलाक्वाइड
एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड है, स्टैक टुगेदर है इस तरीके से। अब इस पूरे स्ट्रक्चर को बहुत सारे जब थैलाकॉइड अरेंज हो जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ग्रेनम। क्या बोलते हैं? ग्रेनम। एक ग्रेनम में 2 to 120 थैलाकॉइड प्रेजेंट हो सकते हैं और एक पूरे क्लोरोप्लास्ट में 20 to 40 ग्रेनम प्रेजेंट हो सकते हैं। मैं इन सब को डिस्कस करूंगा बाद में आपको। अच्छा, अब ये दो ग्रेनम आपस में ऐसे जुड़े भी होते हैं, ये दो ग्रेनम आपस में ऐसे जुड़े भी होते हैं और ये ग्रेनम क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन से भी जुड़े होते हैं। आप देखिए इन सभी ग्रेनम को हमने इंटरकनेक्ट कर दिया और यहाँ पर देखिए ग्रेनम लास्टली ये जो मेम्ब्रेन है क्लोरोप्लास्ट की उससे भी जुड़े हुए हैं। तो ये जो दो ग्रेनम को कनेक्ट करने वाला आपको मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज नोन एज स्ट्रोमा लैमेली। और एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर इसका खुद का डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। दिस इज द डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। राइबोसोम्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं और ये राइबोसोम्स जो हैं वो 70 टाइप के होते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई एक क्लोरोप्लास्ट की। अब अगर हमें एक ग्रेनम को यहाँ से बाहर निकालते हैं, एक ग्रेनम को हम इनलार्ज करते हैं, तो हमें ग्रेनम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा नजर आएगा। एक ग्रेनम, ओके, ग्रेनम एक थैलाकॉइड को हमने निकाला है ग्रेनम में से। अब आप ये जो आप खाली जगह देख रहे हो, दिस इज द ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड, और आप ये जो मेम्ब्रेन देख रहे हो यहाँ पर ही प्रेजेंट होते हैं पिगमेंट्स, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, दैट इज क्लोरोफिल। क्या प्रेजेंट होते हैं? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, क्लोरोफिल। अभी तक आप लोगों ने सुन रखा होगा कि क्लोरोफिल ही है जो इम्पोर्टेंस, बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस है उसका फोटोसिंथेसिस में। और आपने ये भी सुन रखा होगा कि क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं, ऑब्वियसली करते हैं, लेकिन नॉट ओनली क्लोरोफिल, बहुत सारे और पिगमेंट होते हैं। जैसे अगर हम बात कर लें ये बीटा कैरोटीनॉइड, फाइकोबिलिन्स, ये अब आपको सब पढ़ने हैं क्लास 11th में। बीटा कैरोटीनॉइड, फाइकोबिलिन्स, फाइकोइरिथ्रिन, ये सब पिगमेंट्स होते हैं जिसमें से मेन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जिसका काम क्या है? सनलाइट में प्रेजेंट एनर्जी को कैप्चर करके रिड्यूसिंग पावर बनाना और रिड्यूसिंग पावर को यूटिलाइज करना इन द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज मॉलिक्यूल। गॉट इट? तो ये एक आज स्टार्टिंग था लेक्चर का, तो हमने ये समझ लिया एक्चुअली कहाँ पर होती है फोटोसिंथेसिस। लीफ के अंदर सेल्स, एक सेल्स को बड़ा किया हमने, मेसोफिल सेल, मेसोफिल सेल में प्रेजेंट क्लोरोप्लास्ट, इस क्लोरोप्लास्ट को इनलार्ज किया तो क्लोरोप्लास्ट ओवल शेप डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फास्फोलिपिड। इसके अंदर एक फ्लूइड जेली लाइक सब्सटेंस भरा जिसको आपने स्ट्रोमा कहा। इस स्ट्रोमा में क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर, इसको थैलाकॉइड कहा गया। बहुत सारे थैलाकॉइड स्टैक्ड ओवर ईच अदर हो जाते हैं, तो उस स्ट्रक्चर को हमने ग्रेनम कहा। एक ग्रेनम में 2 से 120 तक थैलाकॉइड हो सकते हैं और एक क्लोरोप्लास्ट में 20 to 40 ग्रेना भी प्रेजेंट हो सकते हैं। दो ग्रेनम को कनेक्ट करने वाली और ग्रेनम को मेम्ब्रेन से कनेक्ट करने वाली स्ट्रक्चर को हम स्ट्रोमा लैमेली बोलते हैं। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है, 70S राइबोसोम प्रेजेंट है। अगर हम एक थैलाकॉइड को बड़ा करते हैं तो थैलाकॉइड ल्यूमेन दिखेगा हमें, और इसी मेम्ब्रेन में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट लाइक क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड, फाइकोबिलिन्स, ये सब प्रेजेंट होते हैं लाइट एनर्जी को कैप्चर करने के लिए। आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कल डिस्कस करेंगे इसके आगे और स्टार्ट करेंगे लाइट रिएक्शन। थैंक यू।